तो गाइस, मैं राम और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको अपने फोर्स का सेकंड पार्ट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से पढ़ाना चाहूँगा। और आज का पीडीएफ चालू करते हैं, शुरुआत की जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरे पुराने नोट्स फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन की यहाँ से हमने शुरुआत करी थी। मैं आपको दोबारा से डिस्कस करवा देता हूँ। हमने यहाँ पे फोर्स पढ़ा था। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स। ओके, फोर्स क्या कहते हैं? किसी भी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है और किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड चेंज कर सकता है, और क्या सकता है, उसकी शेप और साइज में भी चेंज ला सकता है। फोर्स दो तरह के होते थे, बैलेंस और अनबैलेंस। सही है। बैलेंस फोर्स क्या होता था? जिसका हम सब तरफ से फोर्स लगाते फिर भी रिजल्टेंट क्या आता था? जीरो आता था। और जबकि अनबैलेंस फोर्स क्या था? अगर हम उसका फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाए थे, पुश हम अपना जो ह्यूमन का अप्लाइड किया फोर्स था वो ज़्यादा, अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा लगाते तो क्या करती? ऑब्जेक्ट मूव कर जाता था। तो उसे हम क्या कहते थे? अनबैलेंस फोर्स। ठीक है। फिर अनबैलेंस फोर्स के बाद हमने पढ़ा था मोमेंटम। ठीक है। न्यूमेरिकल के बाद हम सेकेंड फर्स्ट सॉरी लॉज ऑफ मोशन शुरू कर दिए थे। लॉज ऑफ न्यूटन्स ने लॉज दिए थे वो पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमारा पहला लॉ था लॉज ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया के में हमने पढ़ा था कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। हैं, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो ये किसने कहा था? गैलीलियो गैली ने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली मोशन करेगा। तो हमने बताया था कि इसे एक एयर टाइट मतलब वैक्यूम में रखना पड़ेगा, तब ये क्या करेगी? फ्रीली मूव करती रहेगी, कभी भी नहीं रुकेगी। अगर हम इसको अर्थ में रखेंगे या एयर के प्रेजेंस में रखेंगे, जिस पर अर्थ की ग्रेविटी लगेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जिसकी वजह से रुक जाएगा। तो आप इसे अगर अपने घर पे करते हैं एयर में तो ये रुक जाएगा एक बार को। बट अगर आप इसको वैक्यूम में करेंगे एक्सपेरिमेंट को तो ये सक्सेसफुल हो सकता है। ओके, चलिए आई की बात करते हैं। हमने फिर उसके बाद मोमेंटम पढ़ा था, क्योंकि हमें ये देखिए कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट भी हमने करा था लॉस ऑफ इनर्शिया में। फिर हमने उसके बाद मोमेंटम पढ़ा था। मोमेंटम ने हमने पढ़ा था, क्यों पढ़ा था मोमेंटम? क्योंकि हमें सेकंड लॉ पढ़ना था। हमें सेकंड लॉ पढ़ना था, इसलिए हमने मोमेंटम पढ़ा पहले। हमें सेकंड लॉ पढ़ना था मोशन का, इसलिए हमने क्या पढ़ा पहले? मोमेंटम। ओके, चलिए आई की बात करते हैं। इन ये हाँ, मोमेंटम ने पढ़ लिया था ये। ठीक है। मोमेंटम क्या निकल गया था? मास इनटू वेलोसिटी। मतलब किसी भी अगर ऑब्जेक्ट का अगर मास ज़्यादा होगा तो उसे वो रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये अगर वो ज़्यादा तेज़ स्पीड से आ रहा होगा तभी हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उसका मास हल्का होगा, उसकी स्पीड हल्की होगी तो उसे रोकने में आसानी होगी, मतलब फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये हमारा क्या होता था? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोशन, मूविंग ऑफ बॉडी का क्या होता है? मूविंग बॉडी और ए मूविंग ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला आया था? मास इंटू वेलोसिटी। इसकी ऐसे यूनिट क्या आई थी? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसका हमने एक न्यूमेरिकल भी करा था, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, मैंने इसके आंसर कमेंट्स में लिख दिए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो ये देखिए मैंने इस वीडियो बना रखी है। ये आज हम ये सब पढ़ेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, तो ध्यान से पढ़िएगा समझ के। और अगर ऐसी बात नहीं यार आपको समझ में नहीं आया, मैंने लेक्चर भी बना दिए, क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ, मैं बता भी रहा हूँ यार, ऐसे में नहीं तो आपको 98% या 97% तक तो आना चाहिए। और 3% जो आप खुद प्रैक्टिस करोगे, मतलब नोट्स मेरे खुद पढ़ोगे, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। यस कि हाँ मेरे को समझ में आ गया है। ठीक है। चलिए सेकंड लॉ मोशन की बात करते हैं। सेकंड लॉ मोशन ये कहता है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ये कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि लॉस ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ही तो कहते हैं। लॉस ऑफ एक्सेलरेशन आया कैसे? मतलब क्या हुआ? तो वेलोसिटी में चेंज तो आप जानते हैं, मेरे पहले लेक्चर में आप दिख चुके हैं। मोशन में, मेरे मोशन के पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्सेलरेशन बताया था। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब वेलोसिटी में चेंज होता है, जब इंक्रीज होती है वेलोसिटी तब हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। डिक्रीज होती है वेलोसिटी तब क्या होता है? रिटार्डेशन। मतलब एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है। तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज मतलब कैसा? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मतलब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है, इसके साथ मास के साथ, मास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल मोमेंटम एम वी, एम यू, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम एम वी।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो एम वी माइनस एम यू, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैंने लिखा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, होगा नहीं होगा। आप किसी, मैंने एक एग्जांपल लेकर बताया था, मैं यहाँ पे पीडीएफ खोल के दिखाता हूँ, मैंने शायद यहाँ पे एग्जांपल लिया है, नहीं है यहाँ पे एग्जांपल, तो एनसीईआरटी में आप पीडीएफ खोल के देखेंगे। तब ये वाला एग्जाम, ये तो एवरी एक्शन करंट पोस्ट रिएक्शन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के एग्जांपल ये है, देखिए ये वाला फिल्टर वाला मैंने आपको बताया था कल, मैंने एनसीईआरटी बुक में आ बताया था, अब मैंने उसको प्राइवेट बुक में बता रहा हूँ। ये देखिए कि कोई बॉल आ रही है, उसका मास ज़्यादा है, उसकी स्पीड से आ रही है, तो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, उस पर रोकने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, ये तो रुकेगी, और हाथ पीछे लेके आ रहे हैं, देखिए उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए इसका हाथ क्या कर रहे हैं, पीछे लेके आ रहे हैं, बार पीछे, मतलब यहाँ पे बॉल आई थी, तो क्या अगर हम ऐसे पकड़ते तो हमारे हाथ में चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये देखिए इस खिलाड़ी को, देखिए खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, अपनी बॉल बॉल को पकड़ रहे हैं, तो अपने हाथ देखिए कितना पीछे ले गए अपना बॉल, मतलब फोर्स, जैसे ही अगर आप इसको डायरेक्ट पकड़ेंगे तो आपके हाथ में चोट लगेगी और ये रुकेगी भी नहीं। अगर आप इसको आराम से इसकी स्पीड में ढाल के अपने आप को बॉल पकड़ोगे तो इसकी मास मास और इसकी वेलोसिटी होगी हल्के 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 कम हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो वही इन्होंने बताया था, चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के, ठीक है। तो ये आ गया, तो हाँ, एंड टेक प्लेस इन अ डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। मेरी राइटिंग आपको थोड़ी, मेरी राइटिंग ऐसी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो माफ़ कीजिएगा, बट इतनी समझ में तो आया ही कि आपको मैं बोल रहा हूँ वो बात तो समझ में आ जाएगी आपको, कि इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स, ठीक है, जिस तरफ क्या होता है फोर्स लग रहा है, आप फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हो और आप मोमेंटम किस तरफ हो रहा है, जिस तरह आप फोर्स लगा रहे हो। आप यूँ अगर फोर्स लगा पीछे करे बॉल ले आए आप, तो आप उसके मोमेंटम की तरफ ही तो लेके आए हो, जिस तरह मूवमेंट हो रहा है उसी तरह आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया है। द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, फोर्स। ऐसे भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है, फोर्स, ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हो। यहाँ डेफिनेशन लिख रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फोर्स, उसको हम फोर्स कह सकते हैं। जैसे हमने बताया फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, तो हम यहाँ से इसके फॉर्मूले से, मतलब फॉर्मूले ही मान लीजिए एक तरह का, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, फोर्स। आपको चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम सॉरी, माइनस इनिशियल मोमेंटम। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मैंने लिखा नहीं आराम से, राइटिंग सही भी नहीं आई, आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए, considered a body of mass m having an initial velocity u, so initial momentum of this body it will be mu, ठीक है। सपोज ए फोर्स एफ एक्ट ऑन दिस बॉडी फॉर टाइम टी, मतलब जिस समय में उस पर फोर्स लग रहा है, किस समय पर फोर्स लगा रहा है, टाइम टी में फोर्स लग रहा है, इनिशियल फोर्स, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, और उसका फाइनल मोमेंटम वी है, फाइनल वेलोसिटी वी है, और उसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा, एम वी होगा। तो चेंज इन मोमेंटम में चेंज कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो हमारा चेंज कहलाता है, मतलब जो बाद में हुआ है और जो शुरू में हुआ है उन दोनों का चेंज, मतलब आपकी जो बाद में हाइट बढ़ी है और जो शुरू में थी उसका चेंज ही तो देखते हो आप। ये मैं बहुत बड़ी एग्जांपल लेता हूँ कि आपकी जो हाइट है पहले 4 फुट थी, अगर वो 5 फुट हो जाती है, तो जो आप में हाइट में चेंज आया तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, वो उसी इसमें करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दिख रहा है, वेलोसिटी में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट, क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्सेलरेशन। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक और फॉर्मूला आ गया, आप कैसे ऐसे कह सकते हो कि फोर्स डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनटू द एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स, ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऐसे क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। वेयर आप एक बार बताऊँ, मैं आपको एक बात बताऊँगा, जब हम जो प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, जब भी हम इसको हटाते हैं, मतलब इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको मैं सी या के नाम दे के कह सकता हूँ। यहाँ पे मैंने के की वैल्यू 1 मानी है, ठीक है, के की वैल्यू 1 मानी है, तो फोर्स क्या आया, मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, ये
ये मास इनटू एक्सेलरेशन, ये देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मेथड मेजरिंग द फोर्स एंड मास एंड एक्सेलरेशन, ए एफ इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ पे देखिए के इज कॉन्स्टेंट, द वैल्यू ऑफ के ऐसा यूनिट इज 1, सो इट इज इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारी क्या आई फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपसे पूछोगे न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, तो आप सीधे से कहना है एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बस आपको कुछ बात नहीं कहनी, बस एक बात में डिफाइन हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसके बेस मैंने खूब सारे यार न्यूमेरिकल्स दिए हैं अपनी नोटबुक में जो आपको समझाने के लिए रखे हैं। हाँ ये क्या खोल दिया, हाँ सेकंड, हाँ यूनिट, यूनिट क्या होगी यार, न्यूटन, एफ फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, साइंटिस्ट का नाम है। और यहाँ से हम यही बता सकते हैं कि फोर्स की एक और यूनिट होगी केजी, केजी मीटर, मीटर पर सेकंड किसकी होती है, मैंने आपको पिछले मतलब मोशन वाले जो चैप्टर में था, मैंने आपको एक्सेलरेशन की यूनिट ऐसा यूनिट बताई थी, एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी ये बताया था, वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे यहाँ पे मैंने कहा कि ये क्या है, मास अपॉन एस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू के जी से मल्टीप्लाई करा देंगे तो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यूनिट एक न्यूटन को मैं क्या लिखूंगा के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट हम इतना बड़ा लिखने के हम क्या लिखते हैं, एक साइंटिस्ट ने नाम दिया था उसका नाम लिख देते हैं न्यूटन, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है न्यूटन, इसाक न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो लॉस ऑफ मोशन दिए थे उनके नाम पे हमने क्या लिख दिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन, ठीक है। तो इतनी बड़ी यूनिट क्या, हम खाली फोर्स की एक ही यूनिट लिखते हैं न्यूटन। जैसे प्रेशर की हमने यूनिट पिछली क्लास में पढ़ी थी, पास्कल पढ़ी थी, फोर्थ चैप्टर तो पिछले शायद 8th स्टैंडर्ड में भी था प्रीवियस ईयर में आपके, तो प्रीवियस क्लास, हाँ ईयर में 8th क्लास में, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं और भी कुछ बताना चाहूँगा, तो ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स न्यूटन विच डिनोटेड बाई कैपिटल लाइन से डिनोट करते हैं इसको, ओके। डिफाइन 1 न्यूटन, आपसे कुछ कोई 1 न्यूटन डिफाइन करो तो आप क्या कहोगे, ए न्यूटन डैश बी ए फोर्स, याद याद रख लेना, बहुत लोग पूछते हैं, बच्चे बता भी नहीं पाते हैं। एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मास इंटू एक्सेलरेशन पे है बस, सब में 1 1 लगा देना, ए न्यूटन 1 न्यूटन पूछेगा कोई, डिफाइन 1 न्यूटन बहुत आता है पेपर में भी है, ए न्यूटन इज दैट फोर्स विच वैन एक्शन ओ एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, मतलब एक फोर्स लगा रहे हैं किस पे, 1 kg के मास पे, 1 kg के मास पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब उसमें उसकी वेलोसिटी और टाइम में कितना चेंज हो रहा है, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब उसके एक्सेलरेशन में चेंज कितना, मतलब एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पहले वो ये समझिए रेस्ट में है कोई पब्लिक, हमने उस पर फोर्स लगाया तो उसमें यार चेंज होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 1 है, ये टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, तो 1 - 0/1 तो कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसकी एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। चलिए अब एप्लीकेशन पढ़ते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ की, तो न्यूटन के सेकंड लॉ की एप्लीकेशन शायद मैंने न्यूमेरिकल भी दिए हैं इसमें, पहले एप्लीकेशन पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल भी दिए हैं, हाँ ये है, पहले एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या है, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, हम कैचिंग करते हैं क्रिकेट बॉल को तो उसमें उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और मास बॉल का, और कितना फोर्स लगाना पड़ता है बॉडी पे, वो मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट पर टाइम को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ओके। तो ऐसे भी कह सकते हैं, तो क्रिकेट बॉल पे लगता है, एक केस ऑफ अ हाई जंपर, जब वो भागता है तो जंप लगता है तो उसमें मोमेंटम लगता है, जब हाई जंप आपको मैं दिखाऊंगा अभी, द यूज ऑफ अ सीट बेल्ट इन अ कार्स, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, फोटो में दिखाता हूँ, पिक्चर में आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, ये देखिए ये कैचिंग करी फील्डर ने, ठीक है, तो लग रहा है अ केस ऑफ अ हाई जंप, हाई जंप, अ केस ऑफ अ सीट बेल्ट इन कार्स, आप एक बार आप गाड़ी चलाते हो, मतलब आप साइकिल चलाते हो, तो आप पीछे की तरफ हो जाते हो, मतलब ज़्यादा तेज साइकिल चलाते हो और आप एकदम से ब्रेक लगाते हो आगे की तरफ आते हो, वही बात यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कंपेयरिंग कर दिया चलिए क्वेश्चन करते हैं। आप कहेंगे भैया आप तो इसी बुक में लिखते हो, नहीं ऐसी बात नहीं है, लिखता इसी बुक में से हूँ, बट कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक्स
इसमें नहीं होते तो वो भी मैं लिख देता हूँ। ओके, बुक तो यार एक मैं क्या बताता है, आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, प्राइवेट बुक से पढ़ लीजिए, आप खुद मेरे नोट्स पढ़ लीजिए। मैं इतनी पूरी मतलब बच्चे पूरी बुक नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हम अपने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हैं उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि उनमें समझ में आया है। तो इतनी बड़े बड़े बुक देखे वो वैसी बच्चे घबरा जाते हैं जब तक उन्हें छोटा और थोड़ा क्रिएटिवली समझ में नहीं आता है, समझाया नहीं आता तब तक उन्हें समझ में नहीं आता है। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन मेरा, पहला क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में दे दिया था। व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस एन एसिलेशन, कितना फोर्स लगेगा एसिलेशन प्रोड्यूस करने, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एसिलेशन प्रोड्यूस करना है, और मास हमारे पास 6 kg। तो हम सीधे सीधे कराएंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन, सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन। तो मास लगा दे 6, 4 24 kg/s² और 24 न्यूटन। ओके, एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स, ठीक है, ऑफ 12 न्यूटन, 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी, कितने कितने मास की बॉडी है वो, 3 kg की बॉडी, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, तो वही अकॉर्डिंग टू, मैं यहाँ पे लिखना जरूरी यार, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख दीजिएगा ध्यान से, न्यूटन सेकंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यार मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, आप मैं जो बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। ओके यार, हाथ आ जाए इन सबको यार, नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि यार अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरी यार ये वीडियो बेकार है, और आपने इसको लाइक नहीं किया तो भी बेकार है यार। इसको लाइक कीजिए, और आपको अच्छा लग रहा है तो यार चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार ऐसे अमेजिंग वीडियोस मैं और लाता रहूँगा आपके लिए। ये एजुकेशन की दुनिया है, मतलब एजुकेशन की दुनिया, मतलब एजुकेशन, ठीक है। चलिए, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट टू ए कार वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। 10 सेकेंड से लगते हैं स्टार्ट करने में, लगते हैं कहाँ से, रेस्ट से, मतलब शुरुआत में वो रेस्ट में है, बाद में उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है, कितने समय में हो चुकी है, 10 सेकेंड में हो चुकी है। ये कार जो चला रहा है पहले रुका हुआ है, फिर उसने 10 सेकेंड वाले जब उसकी स्पीड वेलोसिटी देखी 30 मीटर पर सेकेंड है, मास हमें कार का देखा है इतना, तो आप बताइए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा उसे। तो देखिए, ये मैं समझिए आप सुपर हीरो हैं तो आप फोर्स लगाने पहुंच जाए वहाँ पे, देखते हैं कितना फोर्स लगाना पड़ेगा पहले इस पर। यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमको दे रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लॉ नहीं लगाना है, यहाँ मोशन का सेकंड इक्वेशन लगानी है, इक्वेशन लगानी है। यहाँ पे देखिए मोशन की कितनी जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, पहले देखिए हमने मोशन पढ़ा, मोशन के बाद अब हम फोर्स पढ़ रहे हैं, फोर्स में हम सेकंड उसकी इक्वेशन की कितनी अहमियत पता चल रही है। अब यहाँ पे हम फोर्स पढ़ लेंगे तो अगले चैप्टर ग्रेविटेशनल है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये कॉस क्यों होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगता है, ड्यू टू अ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या होती है हम अगले चैप्टर, अपने थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन फोर्स में। ओके, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी आपको, लगा के दिखाता हूँ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप सब जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओह सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकंड लॉ याद आ गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अरे यार सब चीरा पोती हो गई, सॉरी। चलिए इसे मिटाता हूँ, मैं बता देता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी यहाँ पर। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए आई की बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या कर लेंगे, एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेंगे। तो कैसे, v पता है, u पता है, t पता है, तो एक्सेलरेशन लगा लगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, रिलेशन v वेलोसिटी और टाइम में, तो 30 इक्वल टू 0 इंटू प्लस ए इंटू टी, तो ए इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दे रखी है, वरना हम सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें टाइम नहीं दे रखा होता, डिस्टेंस और वेलोसिटी दे रखी होती, तो हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन अगले चैप्टर में भी आएंगी, और वहाँ पे ग्रेविटी भी आएगी, ग्रेविटी की वजह से मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, वो आपको अगले चैप्टर में बताऊँगा।
बट अभी के लिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, कितना मास दे रखा है, उसका मास दे रखा है। तो मास दे रखा है और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे। यहाँ लॉ ऑफ मोशन बहुत, इक्वेशन बहुत कंफ्यूजन हो जाता था, कन्फ्यूजन होता पालेगा। इक्वेशंस अलग होती हैं मोशन की और लॉस अलग होती हैं मोशन की, वो न्यूटन के द्वारा दिए होते हैं, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ट्रैक करी थी कैसे आती हैं, वो एसलेशन वगैरह और ग्राफिकल मेथड कौन से करी थी हमने, ओके। तो ये आ गया एफ इक्वल टू मास इंटू 1500 इंटू 3, तो 4500 न्यूटन, मतलब 4500 न्यूटन, ठीक है, 4500 न्यूटन। तो अब अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यार धांसू है, ये क्वेश्चन यार मैं मानूंगा बहुत धांसू क्वेश्चन है, बहुत धांसू क्वेश्चन, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। अगर ये समझ में आ गया आपको तो ये सब तो यार चिल्लू विल्लू है, मतलब चुटकी बजाते होने के, चुटकी बजा के, ओके। तो चलिए ये वाली बात करते हैं, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार। स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मोशन में स्पीड टाइम ग्राफ कैसे होता है। इज गिवन बाई अलोंग द साइड ए कार वेट 1000 kg, इसका वजन कितना है, 1000 किलो है। तो देखिए कार स्पीड इसमें मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड में है, तो ये दे रखा है ग्राफ हमको। तो ये पहले ऐसे करके जा रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सॉरी कांस्टेंट स्पीड से मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से इंक्रीज होता जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। और ये देखिए यहाँ कांस्टेंट स्पीड से ये मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड वही है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। फिर इनने ब्रेक या कुछ अप्लाई किया है, जब भीड़ वाली जगह में आ गया तो क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती आ 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 रही है, रुक जा रही है 6 पे। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसे मैं मिटा देता हूँ, ये लाइन इसमें बन गई है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ कार इन अ फर्स्ट 2 सेकेंड। तो ये पूछ रहा है इतनी डिस्टेंस इनने चली है 2 सेकेंड के में, तो उसका क्या बताना है, हमको डिस्टेंस बतानी है। मैं आपको बताया था अगर ऐसा कोई आपसे क्वेश्चन पूछता तो क्या करते हो, सीधा उसका क्या निकालते हो, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व क्या दिख रहा है आपको, इतने के लिए खाली 2 सेकेंड के लिए पूछा उन्होंने, उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरे 6 सेकेंड के लिए बताओ। अगर 6 सेकेंड के लिए पूछा तो एरिया अंडर द कर्व क्या लगता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बस उन्होंने 2 सेकेंड के लिए पूछा तो यहाँ क्या लगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड, एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई नाम दिया मैंने इसको। तो 1/2 बेस, बेस कितनी है 2 और हाइट कितनी है 15, तो ये आ गया 15 मीटर, ओके 15 मीटर आ गया, ठीक है 15 मीटर आ चुका है। तो एक ही बात करते हैं अब। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये हमारे पिछले चैप्टर से रिलेटेड, तो ये तो आपने कर लिया होगा। तो ये वाली बात करते हैं, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड। ब्रेकिंग फोर्स, कितना फोर्स लगाया हमने, ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड ब्रिंगिंग द कार टू स्टॉप ऑफ 1 सेकेंड। मतलब ये वाला पूछ रहा है वो, मतलब 1 सेकेंड, मतलब पहले 5 पे था, यहाँ पे हमने 5 पे क्या करा, ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगा दिए और 1 सेकेंड बाद क्या हो गया, उसकी गाड़ी रुक गई, मतलब यहाँ पे पहुंच गई। 1 सेकेंड बाद 6 पे पहुंच, 5 से 6 पे पहुंच गए, मतलब ये वाला पूछा हमने। क्या बता, एरिया पूछा फोर्स, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मास पता है गाड़ी का, ठीक है। द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड बाय द मास इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास पता है हमको पर एक्सीलरेशन नहीं पता था, तो फोर्स लगा लेंगे। तो एक्सीलरेशन बताइए कितना होगा, आप खुद देख के बताइए कितना एक्सीलरेशन होगा यहाँ से यहाँ तक का, आप बताइए कितना एक्सीलरेशन होगा यहाँ से यहाँ तक का, आप बताइए, आपने करा है, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। तो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 15, तो 0 - 15 -15 -15 और कितने में 1, तो -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। ए स्लोप इजकल टू ये, तो ए इजकल टू -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने आपको ये स्लोप वाला भी बताया था पैटर्न, बट अगर आपको दिख रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर कितने समय में चेंज हो रहा है, तो आप एक्सीलरेशन बता देंगे ड्यू टू द रिटार्डेशन, माइनस साइन शुरू हो गया। तो 1000 इंटू -15, हमें -15 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। -15 माइनस क्या शो कर रहा है, क्यों उसकी जो स्पीड हो रही है घट रही है, मतलब हमें फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, मतलब -15,000 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा है उस बॉडी पे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने यार इस बार सेट में बहुत क्वेश्चन दिए हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है इन्हें करने में, तो यार लाइक कर दिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे की बात करते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन ये है, चलिए चलते हैं इस पर। ये कह रहा है क्वेश्चन हमसे
विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स। कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा? एक्सेलरेशन ए 10 ग्राम, 10 ग्राम मास पे हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, कितना, कितने एक्सेलरेशन से कितना एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, 10 ग्राम मास पे रोकने के लिए फोर्स लगा रहे हैं जो, और 20 ग्राम मास पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले दो कंडीशन बनाएंगे। पहले वाली कंडीशन में मास 10 ग्राम रखेंगे, उसकी एक्सेलरेशन इतना रखेंगे, और दूसरे वाले में मास इतना रखेंगे, उसका एक्सेलरेशन इतना रखेंगे। तो पहले वाले का फोर्स कितना आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। पहले तो यार इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा ग्राम किलो केजी में, गलती मत कीजिएगा। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये ऐसा ही, ये इंटरनेशनल यूनिट मतलब अपने ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग ग्राम में है, पर हमें किस में चाहिए, केजी में चाहिए ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग। जैसे क्या करेंगे, पहले केजी में बदलेंगे क्योंकि ग्राम तो बहुत छोटा हो जाता है यार, बहुत छोटी यूनिट हो जाती है ग्राम। तो यहाँ पे केजी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि आपने अभी फॉर्मूला देखा कि यहाँ पे न्यूटन कैसे आया, न्यूटन की इसकी यूनिट हुई, ये कहाँ गया, ये देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने न्यूटन नाम दिया, तो हम फोर्स को न्यूटन कहेंगे, वरना ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहेंगे हम। आप न्यूटन नहीं लगा सकते फिर, ठीक है। तो आप यहाँ पे एन लगाते हैं, एन नहीं लगाओगे, यहाँ ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाओगे। तो हम मैंने दो केस लिए थे, 10 ग्राम इजकल टू ए इजकल टू 5 मीटर पर सेकंड, और 10 ग्राम इजकल टू 0.01 के जी, ठीक है। के जी में बदल लिया, एफ इजकल टू 10 इंटू, मैंने पहले वो कर लिया था, मेरे से ही गलती हो गई थी, मैंने ग्राम में कर दिया था। मैंने क्या रखा है, अरे यार मैं ग्राम में दे रखा है। तो ऐसी गलती आप कभी मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कटिए तो 0.05 न्यूटन आया, और इसको करेंगे तो 0.04। कौन सा फोर्स दिख रहा है, ये वाला ग्रेटर है, ये वाला फोर्स इस वाले ग्रेटर ज़्यादा, तो ग्रेटर फोर्स ऑफ 0.05 न्यूटन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेटिंग आ 10 ग्राम मास। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। तो यार हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन का हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे कि न्यूटन ने थर्ड लॉ में क्या कहा था। न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत आसान है, फर्स्ट और सेकंड लॉ से भी आसान है, मतलब फर्स्ट लॉ ऐसे ज़्यादा आसान था, पर सारे लॉ आसान है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे सेकंड लॉ ज़्यादा समझने वाला था, इसलिए समझ में आ गया आपके। और आप चाहें तो इसका डेरिवेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। ओके, तो देखिए न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये कहता है कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब आप जितना फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाते हो, तो उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो आप पे उतना ही फोर्स लौट के वापस लगाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, ये हमने देख लिए थे, ये यहाँ पे ये ये देखिए, आप दीवार पे जितना फोर्स लगा रहे हो, तो दीवार भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगी। द फोर्स ऑन अ वॉल, आप फोर्स वॉल पे फोर्स लगा रहे हो, फोर्स ऑन बाय बॉय, ऑन बॉय, तो दीवार भी क्या करेगी, उस बॉय पे क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। They have when the boy exert a force on a wall, the wall exerted the equal force on the boy in opposite direction. और उसके opposite direction में देगी। The opposite direction force exerted by the wall makes the the boy a roller skates moves backward, और वो पीछे की तरफ क्या होगा, मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, आप हो, आप दीवार पे फोर्स लगाओ, तो दीवार भी आप पे उतना ही फोर्स लगाए, क्या हिलेगी दीवार, नहीं हिलेगी। अगर आप दीवार से ज्यादा फोर्स लगा सकते हो, तो दीवार एक बार को गिर सकती है, ठीक है। दीवार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। पर अगर आप दीवार पे उसकी कैपेसिटी के से कम फोर्स लगा रहे हो, मतलब जितनी, जैसे समझिए आपका दीवार का गिरने का फोर्स है 100 न्यूटन, और आप फोर्स लगा रहे हो 20-30 न्यूटन, तो आपसे दीवार गिरेगी नहीं, दीवार भी आप पे 30 न्यूटन का फोर्स लौट के वापस लगा देगी। अगर आप उस पर 100 लगाओ तो 100 लगा देगी, अगर आप उस पर 101 लगाओगे तो गिरने के चांसेस हैं उसके, ठीक है। चलिए आई की बात करते हैं हम। तो ये हमारा सेकंड लॉ, न्यूटन्स के सेकंड थर्ड लॉ कहते हैं कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आप उसको दर्द दोगे उतना ही वो आपको लौट के दर्द देगा। आप उससे खुशी दोगे तो अब वो आपको खुशी देगा, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, देगा नहीं देगा। तो क्या करते हैं आप चलते हो, सबसे अब बड़ी सबसे एग्जाम्पल है चलना। आप जमीन पे चलते हो, तो आप जमीन पे एक फोर्स लगाते हो, नीचे की तरफ फोर्स लगाते, तभी तो आप आगे की तरफ मूव कर पाते हो, मतलब आप एक्शन देते हो, तभी तो आपको रिएक्शन मिलता है। आप कोई वर्क, आप हैं, आपने छोटे भाई छोटी बहन को थप्पड़ लगा दिए, तो आपको उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। वैसे मारते नहीं, छोटे भाई बहन को बहुत प्यार से करते हैं, आप छोटे भाई बहन प्यारी होते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
whenever one body is exerted a force on other body, like एक कोई बॉडी है वो दूसरे बॉडी पे क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, तो सेकंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, उतना ही और उसके अपोजिट फोर्स किस पे लगाएगी, पहली वाली बॉडी पे लगा देगी। द एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन अ टू डिफरेंट बॉडीज। ये देखिए यहाँ वेट रखा, इसका रिएक्शन ऊपर हो रहा है, ठीक है, बॉक्स, ये बॉक्स है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो यार इसे उठाने के लिए भी तो इस पर इक्वल फोर्स लगा रहा है। अगर ये 1 न्यूटन का फोर्स लगा तो ये लौट के 1 न्यूटन का फोर्स लगा। द बॉक्स एक्सर्टेड द एक्शन, बॉक्स एक्शन ग्राउंड, ठीक है, एंड द ग्राउंड एक्सर्टेड एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन द बॉक्स, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ इल्यूरेशन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हाउ टू वॉक। ये मैंने एग्जांपल दिए, मैंने खूब सारे एग्जांपल दिए हैं यार थर्ड लॉ को समझाने के लिए। मैंने आप अपनी डेली लाइफ में खूब करते हो यार ये सब, चलना आपका मेन है, मतलब सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका चलना ही है। ये देखा, व्हेन वी वॉक ऑन अ ग्राउंड देयर आवर फुट पुशेस द ग्राउंड। हम अपने ग्राउंड वाला जो जहाँ चलते हैं वहाँ पे नीचे ग्राउंड की तरफ क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं। इन रिटर्न द ग्राउंड पुशेस, हम क्या करता है, ग्राउंड भी धक्का मारता है, उतना ही फोर्स जितना हम उस पर लगाते हैं। फुट आवर, फुट फॉरवर्ड, ये देखिए मैं दिखाया, द फोर्स ऑफ फुट, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, द फोर्स ऑन ग्राउंड एक्शन, तो हमें क्या मिल रहा है, इसका रिएक्शन, मतलब पीछे लगा रहे हैं, मतलब इस तरह डायरेक्शन में लगा रहे हैं पीछे की में, तो हमें कहाँ चल रहे हैं, आगे चल पा रहे हैं। अगर हम आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो पीछे चलेंगे, है तो क्या चलना। द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन। इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते इन टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट। चलिए अगली बात करते हैं। ये बंदूक के एग्जाम्पल, अगर आपने बंदूक चलाई नहीं है तो आप देख लीजिए, वैसे मैंने तो चलाई नहीं है। तो वाई द गन रिकॉलिंग, रिकॉल मतलब पीछे, रिकॉल देखते देखते। व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द फोर्स एक्सटेंडिंग द बुलेट। आप गोली चलाते हो तो गोली भी आप पे, आप गोली को चलाते हो तो गोली भी आप बैकवर्ड, मतलब आप बंदूक चलाते हो तो आप पीछे की तरफ हटते हो, आगे तरफ थोड़ी नहीं आते हो, गोली आप पीछे तरफ गोली चलाते हो वैसे पीछे होते जाते हो, ओके। तो द फोर्स स्टैंडिंग ऑन द गन बैकवर्ड डायरेक्शन, द फोर्स ऑन बुलेट एंड द फोर्स ऑफ गन, ये पीछे की तरफ आ रहा है, ये बुलेट की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आगे आ रही है तो पीछे की तरफ क्या लगाई, फोर्स लगाई तो आगे बढ़ेगी। आप हवा में ऐसी पैर चला के दिखाओ, मतलब चल के दिखाओ, हवा में चल सकते हो, नहीं चल सकते। जब तक आप धरती, आप कूदते हो, कूदना ये बहुत बड़ा एग्जाम, आप कूदते हो धरती पर फोर्स लगा के कूदते तो आपको एक्शन देता है, आता है एक्शन रिएक्शन मैं कर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, अगर नहीं ऐसी बात नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आप फ्लाइंग जेट एरोप्लेन और रॉकेट, मैंने रॉकेट का एग्जांपल दिया है, जेट एरोप्लेन का नहीं दिया मैंने, यहाँ पे जेट बना के दिखाया मैंने, रॉकेट बना के दिखाया। ए जेट एरोप्लेन अंटिल द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन रिएक्शन, द रॉकेट ऑल्सो वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन रिएक्शन। आपसे पूछे कि अगर आप इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाओ तो आप ऊपर उठ पाओगे, रॉकेट भी धरती पे फोर्स लगाता तो धरती भी तो उस पर फोर्स लगाती है, सही है। तो फोर्स ऑन अ गैस तो नीचे निकल लिया गैस, सही है। और ये रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है, फोर्स ऑन रॉकेट इन रिएक्शन और फोर्स ऑफ गैस इज एक्शन, एक्शन करेंगे तो रिएक्शन लेगा। तो ये हमारा यार लॉस ऑफ मोशन खत्म हो गया। यहाँ पे हमने तीनों लॉ पढ़ लिए, तीनों लॉ कैसे कैसे पढ़े। न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमसे ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। और न्यूटन और ये कहा था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, मोशन में है मतलब मूव कर रही है, तो उसको हम रोक नहीं सकते, वो हमेशा मोशन में ही रहेगी, रिमेन मोशन, ठीक है। हम उसे रोक नहीं सकते जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा जाए, मतलब कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा सकता जब तक उसे रोक नहीं सकते, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूटन का पहला लॉ। दूसरा लॉ ये कहता है कि लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज पर यूनिट टाइम, हमारा क्या कहलाता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। क्या ऐसे कहते हैं, फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या कहलाता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। आप पूछे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो आप कहेंगे फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या कहलाता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, है। अब न्यूटन के थर्ड लॉ की बात क्या आती है। न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत आसान होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है
कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना आप उस पर फोर्स लगाओगे लौट के वही उतना फोर्स आप पे लगाएगा। ठीक है, जितनी उसकी कैपेसिटी, मतलब अगर आपने उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो हार जाएगा। आप कोई आपको पंच मार रहा है, ठीक है, आप 10 न्यूटन का फोर्स पंच झेल सकते हो। अगर आपसे कोई 20 न्यूटन फोर्स मारा तो आप तो ढेर हो जाओगे 4 घंटे, बस आप कोई मान नहीं सकता आपके अगर आप में दम है तो। ठीक है, तो लड़ाई झगड़े वाली बात खत्म करते हैं, यहाँ पे पढ़ाई की बात करते हैं। तो शुरुआत तो मैंने की थी वैसे, बट हाँ, जैसे रॉकेट ने लगा था, तो ये तीनों लॉ आपको समझ में आ गए। तो आज का मेन टॉपिक और कवर करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ा होगा। एनर्जी का क्या कंजर्वेशन था कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वैसे मोमेंटम का ना तो इसे क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया था, यहाँ कंजर्वेशन लग जाता वर्ड, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब कॉन्स्टेंट है ये। है वो कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, when two bodies act upon one another, their total momentum remain constant, provide no external force acting। क्या आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक्सपेरिमेंट से दिखाता हूँ। The law of conservation of momentum means the bodies gain a momentum, some other bodies must lose an equal amount of momentum। देखिए कैसे, मोमेंटम नेवर क्रिएट और डिस्ट्रॉय। तो देखिए क्यों, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बहुत बड़े एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ मैं आपको। आज का टॉपिक मैं यहाँ ख़त्म नहीं करूँगा, मैं आपको बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने बहुत क्वेश्चन मतलब आपके लिए बैठ के बनाए हैं, तैयार किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सपोज टू बॉडीज हैं, एक ट्रक है एक कार है, आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में चल रही है टूवर्ड्स ईस्ट, बट डिफरेंट स्पीड, मतलब दोनों की स्पीड अलग अलग है। ये अगर सेम स्पीड से चलेंगी तो टकराएंगी कब, ठीक है, वो बाद में आपको बताऊंगा अभी। तो डिफरेंट स्पीड से चल रही है। लेट मूव मास ऑफ ट्रक बी m1, उसका जो ट्रक का मास है वो m1 लिया है, और ट्रक का मास कार के मास से ज़्यादा ही होता है, आपको मालूम है। ट्रक बड़ा ट्रक है और कार छोटी है। तो एंड इट्स जो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m1v1। मोमेंटम क्या होगा इसका, m1v1 मास इंटू वेलोसिटी। मास वेलोसिटी कितनी है vu1, मास कितना है m1, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल मोमेंटम मास m1 इंटू u1। लेट द मास ऑफ कार बी m2, जो कार का मास है वो m2 है और उसकी वेलोसिटी कितनी है u2। सो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार m2 u2, सही है, उसी की तरह हो गया। दस टोटल मोमेंटम कितना हो गया इन दोनों कारों का टोटल। इस कार का टोटल का मतलब है इसका और इसका क्या, एडिशन। टोटल टोटल क्या करते हैं, प्लस ही तो करते हैं, तो प्लस कर लिया, दोनों कारों क्या कर लिया, प्लस। अब भाई कोलिजन क्या होता है, अभी आप सोच रहे हो भैया कोलिजन क्या लिखा है, बिफोर कोलिजन। तो ये कोलिजन का मतलब होता है टकराना, मतलब आपस में टकरा। ये समझिए इसकी स्पीड है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि इसकी जो कार की स्पीड है वो कम है विद रेस्पेक्ट टू ट्रक की स्पीड, मतलब इसकी 10 है तो इसकी 15 है, तो टकराएंगी आपस में। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी तो टकराएगी नहीं है। ठीक है, जब इसकी स्पीड और इसकी स्पीड बराबर होगी तो कभी नहीं टकराएंगी आपस में। जब इसकी स्पीड कम होगी आगे वाली की, पीछे वाली कम ज़्यादा होगी, तभी टकरा सकती हैं। तो कोलिजन होगा, टकराएंगी ये। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी में चेंज होगा नहीं होगा। आप आप हो, आपने दोस्त में टक्कर मार रहे हो साइकिल में, मतलब आप दुश्मन निकाल रहे हो उसे टक्कर मार मार के, ठीक है। तो आप को उस पर इसकी स्पीड से आती साइकिल चलानी पड़े, तभी तो आप टक्कर होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। फिर टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होती है, घटती है। आपकी घटेगी, उसकी बढ़ जाएगी टकराने के बाद स्पीड। और क्या पता एक्सीडेंट हो गया, गिर भी सकते हो आप, पर कभी ऐसा करना मत, ठीक है। तो ना छोटी कार ले सकते हो आप, खिलौने वाली कार होती है, उससे टकरा के देख सकते हो। तो कोलिजन के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ भी सकती है घट भी। ट्रक की स्पीड घट जाएगी और शायद कार की स्पीड बढ़ जाएगी, वरना दोनों एक साइड चलेंगे। तो कोलिजन होगी, टकरा गई, पहले टकरा गई। टकराने के बाद उनका जो टकराने से पहले जो मोमेंटम था टोटल, वो m1u1 प्लस m2u2 था मोमेंटम। तो मैंने बताया मास इंटू वेलोसिटी होता है। और टकराने के बाद मतलब काट खच्चर हो गई है, देखिए टकराने के बाद मास तो वही रहा, दोनों का मास थोड़ी चेंज थोड़ी नहीं होगा, कोई पार्ट वगैरह गिरा नहीं है, इसके सारे पार्ट इसमें लगे हुए हैं। क्या इसका मास वही है,
पर इसकी वेलोसिटी बदल गई, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बदल गई। हमने उसका नाम दिया v1 और v2। तो इसकी टोटल वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर कोलिजन, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो क्या होगा कि टकराने से पहले जो वेलोसिटी थी, मतलब मास और वेलोसिटी था, वही टकराने के बाद जो मतलब टोटल मोमेंटम जो पहले था, वही टोटल मोमेंटम बाद में होगा। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। मतलब टकराने से पहले जो मोमेंटम था, टकराने के बाद जो टोटल मोमेंटम था, दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। सपोज अ ट्रक विद अ कार कोलाइड फॉर द शॉर्ट टाइम, ड्यू टू द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक कैन बी चेंज, the velocity of truck after the collision v1 or after v1 and velocity of car collision v2, the total momentum after collision m1 v1 plus m2 v2। ये आ गया। तो ये हमारा सेकंड लॉ, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि क्या कहता है कि जितनी उसका मोमेंटम टोटल मोमेंट टकराने से पहले था, उतना टोटल मोमेंटम उसके टकराने के बाद होगा। आप करके देख लीजिएगा, ये चाहे दूसरे की स्पीड बढ़ जाए घट जाए, तो क्या कहलाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इनिशियल वाला और बाद वाला। इसलिए मैंने v और यहाँ v2 v1 v2 भी लिया है, यहाँ पे u1 u2 लिया है। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया पूरा, तो इसको एक्सप्लेन ये ऐसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे दिखाया, ये वॉक वाला आ गया। ये मैंने पूरा वैसे तो एक्सप्लेन कर दिया है, पर बुक में और भी बड़ी तरीके से दे रखा है। बुक में दिखाता हूँ, ये देखिए, टकराने से पहले टकरा दिए, तो ये ऐसे, ये देखिए, ये हाँ ये रहा ये आ गया। ये अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये तो सीधे सीधे ये ड्राइव करके दिखाया, मैं आपको सीधे बताना चाह रहा हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये हमसे ये कहता है कि जितना उसका मोमेंटम टकराने से पहले टोटल मोमेंटम, उतना ही टकराने के बाद होगा। बस सीधी सीधी बात है, कुछ ज़्यादा घुमा फिराने की नहीं है जरूरत। आपको ज़्यादा उलझन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई क्या है कि ये कार अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दोगे। यहाँ पे माइनस का साइन लगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट डायरेक्शन चल रहा है, टकराएगा तो माइनस साइन आएगा ना। उसमें वेलोसिटी इसकी चाहे ज़्यादा हो या कम हो, टकरानी तो जरूरी है, 100% टकराएगी। ठीक है। अगर वो काट के लिया, मतलब एक ही लेन पे चल रहे हैं, एक ही लाइन है, एक ही प्लेन है, एक ही रोड पे, तो टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए, तो आई की बात करें। अब यार न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत देर हो गई। हाँ, तो एप्लीकेशन दी है मैंने, ये मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, क्वेश्चन में समझ में आएगी। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। मैंने स्मॉल एम भी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके, चलिए आई की बात करते हैं हम। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ये आ गया क्वेश्चन। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, जिसका मास 10 ग्राम है, इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 6 kg। इसका मास क्या है, 6 kg, विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड। 300 मीटर पर सेकेंड है, 300 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। इसका मास 6 kg और किस स्पीड से आ रहा है, 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। बुलेट, बुलेट की स्पीड है और बुलेट का वजन है, ये गन की स्पीड है। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है। तो उसकी गन की क्या बतानी है, वेलोसिटी कितना वाला, रिकॉइल मतलब कितना पीछे हट जाएगा। गन चलाने का, गन क्या जाती पीछे आती है। ठीक है। तो क्या करेगा ये, हमने गन चलाई, तो उसका मास पहले इन्हीं उसकी मास और उसकी वेलोसिटी, पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, केजी में। तो इसका वजन कितना आएगा, 0.01 kg। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, मतलब मोमेंटम कितना आएगा, इसका मास इंटू वेलोसिटी कितनी आएगी। ये हमने वो जो देखा था वो दो ऑब्जेक्ट की, यहाँ हमने सिंगल एक ऑब्जेक्ट लिया है, बुलेट निकल रही है और क्या है, गन पीछे कट रही है। ठीक है। तो यहाँ पे मास 6 kg, ठीक है, वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड बुलेट की। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम गन की पूछी कितना पीछे हट जाएगा, तो वही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इसकी जो बुलेट की जो स्पीड है और मास है, मतलब मोमेंटम जो है वो, और गन की स्पीड और गन का मास, स्पीड तो हमें निकालनी है, मास हमको दे रखा है, उसका मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही हमने यहाँ कर दिया है। 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या होगा, पीछे हटेगा वो। ठीक है। ओके, चलिए, अगर आप इसको ऐसे करके यहाँ पे 0.5 लगाते हो, फिर आप इसको सॉल्व करते हो पहले, तो इसका क्या आएगा, जो इसकी 5 6 30 और जो इसका आएगा तीन, कितना, 3, तो 3 3 दोनों का आएगा। ठीक है।
तीन तीन दोनों इक्वल होंगे, मतलब मोमेंटम दोनों का कितना आएगा, सेम आएगा। बस यही था। ये कार वाला यार, मैंने कार वाला समझाया इसमें, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मजा आएगा इसे करने में। ये इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन बढ़िया है, मजा आएगा इसे करने में। ये कह रहा है एक कार, ये थोड़ा हल्का चमक रहा होगा आपको, एक कार, मैं और पास ले आता हूँ, देखिए और समझ में आएगा। ये देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी लग रही है आपको, बट यार राइटिंग में चाहिए, जो समझा रहा हूँ उस पर चाहिए। तो मैं जो समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा भैया, 100% नहीं, 99.9% तो आई जाएगा। द कार ए ऑफ मास 51500 kg, मतलब 1500 kg, 1500 kg, ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड। एक कार ए है जो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, इसका मास कितना, 1500 kg। एक कार भी है, एक बी कार है जिसका मास 1000 किलो है, जिसकी स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बिफोर कोलिजन है स्पीड उसकी, इन सेम डायरेक्शन, दोनों के सेम डायरेक्शन में आ रही है। आफ्टर कोलिजन जो उसकी वेलोसिटी है किसकी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कार है, मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर क्वेश्चन में, कुछ शायद मैंने लिखा नहीं है। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी बिकम, कार ए या कार ए लिखना चाहिए, कार ए, या कार ए बिकम्स कितनी हो जाएगी, 20, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप अपने नोट्स में। कार ए 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर द कोलिजन। वेलोसिटी किसकी बतानी, कार बी की, मतलब एक ही दे रखी है हमको वेलोसिटी, ओके। तो क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में लीनियर मोमेंटम लगाएंगे यहाँ पे भी, ठीक है। वो कैसे, पहले आप, मैं बहुत सिंपल से बताऊंगा। पहले आप क्या करें, इस वाले को क्या करें, इसका टोटल मोमेंटम कैलकुलेट कर लें इसका। पहले आप इसका लगा लेंगे, निकाल के दिखाया यहाँ पे, मोमेंटम ऑफ कार ए, मास ऑफ कार ए, मतलब आप बिफोर कोलिजन टकराने से पहले कितना, 1500 गुणा 25 कार ए का, और कार बी का कितना है, 1000 गुणा 15, कैलकुलेट, हाँ ऐसे करके लिख दिएगा। कैलकुलेशन यार हमेशा आखिर में कीजिएगा, अगर आप यहीं पे कैलकुलेशन करते हो, आप यहीं पे गड़बड़ होगी तो टीचर आपका यहीं काट देता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो बता चुका हूँ मतलब तो आपको हमेशा कैलकुलेशन बाद में करनी चाहिए, तो आपकी, हाँ, तो आपका जो है आंसर गलत होने के चांसेस कम होती हैं। मतलब टीचर पूरा नहीं काटेगा, आधे ही काट पाएगा, वरना पूरा ही कट जाएगा, मतलब आधा नंबर भी नहीं देगा। स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकाला, ठीक है। अब मोमेंटम ऑफ कार ए आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, तो कार के हमें वैल्यू मास पता 1500, कार तो मास तो वही रहेगा, पर वेलोसिटी क्या है बदल जाएगी, 20 आ गई कार की। इनने कार बी की वेलोसिटी पूछी है, तो हम क्या करेंगे, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन 1500 गुणा 20 प्लस 1000 गुणा v2, according to the law of conservation of momentum, the total momentum before collision, the total momentum after collision, बस। मतलब m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, जितना मोमेंटम उसका शुरुआत में होगा उतना ही मोमेंटम, टोटल मोमेंटम उसका बाद में होगा, बस यही कहता है। तो यहाँ से हम v2 कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने कैलकुलेट करने का बहुत तरीका आसान सा बताया। यहाँ थोड़ा धुंधला दिख रहा है, शायद फोटो सही से नहीं खींची है मुझसे। तो ये देखिए 1500 गुणा 25, 1500 को उठा के मैं जल्दी आया, एक तरफ कर लिए 1500 1500 1500 मैंने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, और 25 और 20 ऐसा करके लिख लिया। कैलकुलेशन आसानी बनानी होती है, कठिन नहीं। तो इसको ऐसा करके लिख लिया, और 0 से 0 0 से 0 काट, और ये 5 दूनी 10, और फिर मैं इसको इधर ले आया, प्लस में आ गया, माइनस से प्लस में आ गया। तो v2 हमारा कितना है, 45.2, मतलब 22.5 मीटर पर सेकेंड, है या यही था। तो बस यहीं पे नोट्स खत्म होंगे मेरे। तो यही था चैप्टर में हमारे किसमें, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है। इक्वेशन ऑफ मोशन अलग होती है, लॉस ऑफ मोशन अलग होती है। ये बोलने वाला मैं, कंफ्यूजन हो जाती है अभी भी। तो ये दोनों नोट्स आप, इन नोट्स आप नोट कर लिएगा, मैं आपको आराम से दिखाता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेते आइए और नोट करते आइए। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये ऐसे कर प्रूव होगा, मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। ये स्क्रीनशॉट ले लिए हाथों हाथ, आपको समझ में आता जाएगा। ये यहाँ पे मैंने ये ऐसे यूनिट वगैरह एप्लीकेशन बताई थी यहाँ पे, ठीक है। और ये मैंने न्यूमेरिकल या कुछ करो ना करो, अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाती है करनी, तो आपको यार मतलब समझिए चैप्टर समझ में आ गया। न्यूमेरिकल आ गए आपको करने, तो आपको चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है। अब आइसोलेशन नेगेटिव साइन क्यों आया था, रिटार्डेशन हो रहा था,
रिटार्डेशन के बारे में आपको पता होता तो आप न्यूमेरिकल पा रहे हो, ठीक है, तो आपस में रिलेटेड होते हैं। अभी ये नहीं है फॉर्मूला रट लिया कि आगे आप एसोलेशन नीचे गिर रहा है, आपने एसोलेशन पॉजिटिव लगा दिया, ये रटने वाली चीज़ हो गई। आपको रटनी फिजिक्स यार समझने की चीज़ होती है, नेचर से हमें मिलती है चीज़, उसी को हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स यार इंटरेस्टिंग है, मैथ भी इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स भी इंटरेस्टिंग है, केमिस्ट्री भी, साइंस इंटरेस्टिंग ही है अपने आप में। जो कुछ नहीं कर पाते वो सब साइंस है, ठीक है। जो कुछ कोई भी वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है, इस संसार में, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो नई नई खोज कर पाता है उसको हम साइंस कहते हैं, आविष्कार। ओके, तो ये देखिए मैंने ये दिखाया क्वेश्चन, ये सब नोट कर लिया आप, हाथ स्क्रीन शॉट लेते आइए सबका। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये एग्जांपल दिए थे मैंने, हाउ टू वॉक और रिकॉलिंग ऑफ गन और फ्लाइंग एरोप्लेन और रॉकेट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, ये मोमेंटम ही सही है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, तो यही था। तो अब ये हमने कर लिया, हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन जब तक करेंगे तब तक हमें बिल्कुल और बढ़िया तरीके से, मतलब और बढ़िया हो जाएगा हमारा। तो इन दोनों क्या है, क्वेश्चंस, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस, अब आ रही है क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, यार क्वेश्चंस, यार ये अपनी मैंने खुद की बुक से खींचे हैं, तो इसमें आंसर भी लिख रहे हैं, मतलब मैंने बहुत पहले पढ़ी थी बुक, मेरे भाई की बुक है ये, छोटे भाई की सबसे। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ कि वाट, ये बताइए, विच फिजिकल क्वांटिटी करस्पॉन्ड्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या कहलाती है। आपने अभी में पढ़ा था कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहलाती है। रेट का मतलब होता है टाइम, मैंने आपको पहले बताया था, टाइम कह दिया, जब आप क्या करते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे भी कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, ठीक है। तो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर भी लिख रहा है, देखते हैं आप हाथों हाथ। तो state the relationship between momentum of a body या force acting on a body, जैसे F is direct proportional to change in momentum per time, यहाँ proportional साइन आएगा, भाई ने गलत समझ लिया ये, हाँ ऐसे, तो समझिएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन होती है, या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। डिफाइन 1 न्यूटन, देखा मैंने क्या कहा, ये बहुत आता है, डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स, आप डिफाइन कर सकते हैं, मैंने ये बताया था आपको लेक्चर में। चलिए अगला करते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एस। अगर आपने सब टॉपिक पढ़ लिए ना तो आपको क्वेश्चन करने वेरी शॉर्ट नहीं है, तो बहुत ईजी है, एक लाइन में आंसर आया था, समझे वाले क्वेश्चन का। इट द मास ऑफ ए बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बोथ डबल, मास और फोर्स दोनों को डबल कर दिया तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, तो एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए कैसे, आप क्या करिए, 2F कर दीजिए, फोर्स क्या कर दीजिए डबल, जी कह रहा फोर्स डबल कर दीजिए, और क्या कर दीजिए, मास डबल कर दीजिए, मास क्या कर दीजिए डबल, ठीक है। और F इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दीजिए, तो ये 2 से ये 2 कट, क्या चेंज होगा कोई एक्सेलरेशन, नहीं, नो चेंज, है कोई चेंज नहीं होगा एक्सेलरेशन में, है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज न्यूटन, देखिए है ना फोर्स। चलिए अगला करते हैं, बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी, विच फिजिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग द वर्किंग ऑफ जेट, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है क्या, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख दिया, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है, प्रिंसिपल, फिजिकल प्रिंसिपल पूछा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूछा, क्योंकि जितना आप मोमेंटम नीचे की तरफ लगाते हो तो मोमेंटम ऊपर की तरफ लगता है, M1 U1 जितने नीचे लगा, जैसे रिकॉइलिंग ऑफ वो था बुलेट और गन, तो आप मारते तो पीछे हटता था, वैसे ही अगर आप नीचे की तरफ जो फोर्स लगाते हो, मतलब मोमेंटम लगाते हो, तो ही मोमेंटम ऊपर की तरफ लगता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे सही है, बात ये बात सही लिखी है। द नेम ऑफ द प्रिंसिपल रॉकेट वर्क्स, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे भी है वो वर्क, ठीक है, तो इस पे भी वर्क करेगा। ओके, तो अगला करते हैं,
अगला क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है। तो ए रॉकेट कैन प्रोपेल इटसेल्फ इन अ वैक्यूम। इज द रॉकेट इन द फॉलोइंग ए रॉकेट कैन propel itself in a vacuum। फॉल्स। क्या रॉकेट मुझे पूछ रहा है कि रॉकेट क्या स्पेस में उड़ जाएगा, मतलब जैसे रुका हुआ है, जब स्पेस पे फोर्स लगा के, मतलब फोर्स लगा के नीचे जब प्रोपोल, मतलब उससे कुछ फोर्स लगाने को मिलेगा नहीं नीचे, तो क्या उड़ जाएगा? नहीं। है इट्स सेल्फ खुद। तो जब तक वो नीचे फोर्स नहीं लगाएगा, तो इसमें जब तक गैस नहीं निकली, जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो ये बात हमने पूछी थी, इसका आंसर फॉल्स है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द फोर्स प्रोड्यूस बाय द एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 kg। तो कितना आएगा? 1 न्यूटन का फोर्स लगा। ये क्वेश्चन आप खुद घर से करिए फिल्म का ब्लैंक से। मैं आपको क्या कराता हूँ, और भी क्वेश्चन कराता हूँ, शॉर्ट कराता हूँ, ये आप खुद करिए। इनका आंसर मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। जितने मैंने बता दिए 10 तक, तो 11 12 13 14 15 मैं आंसर आपको नहीं दूंगा। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये देखिए, F is equal to mass into acceleration where the symbol have their usable meaning। क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, एक्सप्लेन कर दिएगा आप इसको, F is equal to mass into acceleration को। टू टेक ए बोट अवे फ्रॉम द बैंक of a river, a boatman pushes the bank with a oar। Why? Action reaction। दिखाता हूँ आपको, पिक्चर दिखाता हूँ मैं, पिक्चर भी है इसमें, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ एक्शन रिएक्शन की। ये देखिए, ये वाली है, ये देखिए, थोड़ी धुंधली आ रही है। एक्शन रिएक्शन, ये इस पर बैकवर्ड फुट लगा रहा था, क्या रहा आगे बढ़ता है, एक्शन रिएक्शन है, बस यही था, ये पूछा था बोलना क्वेश्चन में। एक्शन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देगा न्यूटन थर्ड लॉ, है या न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव कर देगा। तो यार ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल की स्क्रीनशॉट अगर आपको साफ नहीं लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बोल दूंगा, आपको क्वेश्चन कर सकते हैं खुद वैसे। ये देखिए, है या, तो ये देखिए, आप फोटो खींच लीजिए। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं यार गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं राम आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियो लेके आता रहूँगा। और अगले चैप्टर हमारे होगा वो ग्रेविटेशन के ऊपर होगा। और पहले तो मैं इसके एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा, है या। तो अभी के लिए इतना ही बहुत है या। तो आज के लिए इतने काफ़ी। तो गाइस, आपको मेरी चैनल अगर मतलब ये वीडियो अच्छी लगी हो यार, इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाय।